हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे, जिसमें हमने कूलम्स लॉ और उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जहाँ पर हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि आपका नेक्स्ट मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के पहले कुछ और चीज़ें जो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग या एंट्रेंस एग्जाम में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, उसको देख लेते हैं। देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर मूव करेंगे, जो कि इसी वीडियो लेक्चर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले अपने पास एक छोटी सी टर्म है जो आप थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं इस चीज़ से, लेकिन जनरली हम उस चीज़ को एग्जैक्टली वैसे पढ़ते नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं रहता है। मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी की। जैसे आप लोगों ने सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग डेंसिटी का अगर फॉर्मूला पूछते हैं तो आप डायरेक्टली कहते हैं कि रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम या m बाई वी, है ना। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना। और अब डेंसिटी हम बोलते आ रहे हैं, आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो अभी तक की डेंसिटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी मास बाय वॉल्यूम वाली, है ना। अब क्या होता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो आपने मास बाय वॉल्यूम कहा, ये कौन सी डेंसिटी है, तो पहली बात तो ये कि ये मास डेंसिटी है। कौन सी है? मास डेंसिटी। तो क्या इसी तरीके से कोई और डेंसिटी होती है? तो आंसर इज यस, चार्ज डेंसिटी भी होती है। आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करना, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की बात की जाती है। अब चार्ज डेंसिटी क्या है और कितने टाइप की होती है? तो जैसे हम लोगों ने मास डेंसिटी बोलते समय डायरेक्टली डेंसिटी कहा, ना तो मास डेंसिटी कहा ना कुछ और, डेंसिटी बोला और बोल दिया कि आपका जो है मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो रेशियो में जो आपने लिया है, डिनोमिनेटर जो आपका आया वो वॉल्यूम का आया। क्या लिखते हैं आप? जनरली मैं आपको समझा दूं कि हम जैसे ये लिखते हैं, रो इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं? मास बाय वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए, क्या केवल ये वॉल्यूम ही होता है? कभी क्या मास बाय एरिया नहीं हो सकता? क्या मास बाय लेंथ नहीं हो सकता क्या? तो हम कहेंगे कि ये भी सही है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी होता है। बट हमारे यूज़ के लिए आज तक रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम आया, इसलिए हमने उसी को यूज़ किया और उसी को हमने एक इन जनरल टर्म में डेंसिटी बोला हुआ है। अगर हम बात करें हमारे इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, तो वो कुछ इसी तरीके की चीज़ है जो उसी से रिलेटेड है, और नाम है उसका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस ना कहें तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। कंटिन्यूस अगर ना कहना चाहें तो आप इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कहना चाहते हैं तो सुनिएगा, अब मैं इसको आपको बता देता हूं कि अगर आप इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहना चाहते तो एक नाम और आप यहां पर लिख सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। जिसको हम क्या कहेंगे? चार्ज डेंसिटी। इसका एक नाम और है जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, राइट। ये चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब ये कितने टाइप की होती है उसकी बात करेंगे और किस तरीके से समझते हैं। तो पहली बात तो याद रखें कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटी, ये तीनों जो बातें लिखी हुई है यहाँ पर, ये तीनों सेम है, ठीक है। अब ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी होती है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें अगर हम। ये हमें 3 टाइप की मिलती हैं। ठीक, वो 3 टाइप कौन से हैं? तो एक आपको मिलेगी लीनियर। एक आपको कौन सी मिलने वाली है? लीनियर। और आप क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी आपको मिलने वाली है सरफेस, ठीक है, लीनियर सरफेस। और तीसरा होगा वॉल्यूम, ठीक। तो ये आपके पास टोटल जो है 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि whenever the total mass, when the total charge is distributed over a length of the body, है ना। जो चार्ज है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक किसी बॉडी की लेंथ पर। बॉडी भी कैसी है? 1D लीनियर बॉडी होना चाहिए। जैसे मैंने बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर कि ये रहा आपका, ठीक, ये एक बॉडी है ना। और इस बॉडी पे आपने कहा कि सर यहाँ पर सभी जगह क्या है? ये कुछ चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। ये
और इस बॉडी को हमने, मतलब आप ये समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हमने चार्ज दिया हुआ है, या फिर आप इसको ये बोल दीजिए कि इस बॉडी पर जो चार्ज है वो कितना है, तो बॉडी पर टोटल चार्ज हमने बोल दिया कि इट इज़ क्यू। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और अगर आप बात करें कि इस बॉडी की लेंथ कितनी है, तो हमने इस बॉडी की लेंथ को एल ले लिया है। ये बॉडी की लेंथ कितनी है? ये बॉडी की लेंथ है एल। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है आपकी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तब हम कहेंगे कि इस ओवर द लेंथ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर यहाँ से मैं कह दूं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या कह दूं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो मेरा कहलाता है डेंसिटी। पहली बात तो क्या कहलाएगी? हम इसको कहेंगे डेंसिटी। आप यहाँ पे ये समझें। अच्छा, कौन सी डेंसिटी कहते हैं? तो आपने कहा कि यार सर यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, क्यों लिखा? तो हम इसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी। आप इसको क्या कहेंगे? चार्ज डेंसिटी। और फिर आप कहेंगे कि सर इसमें नीचे लेंथ भी लिखी हुई है, मतलब ये लीनियर की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कह देते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों नाम रखा गया। ठीक है ना? इसका नाम इसलिए रखा गया लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो डेंसिटी जो होती है वो एक तो चार्ज के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये ओवर द लेंथ निकाली जाती है, इसलिए इसको लीनियर कहते हैं। राइट, तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। वही आपकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। देन हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है। क्या आती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो सरफेस का मतलब यहाँ पर आप समझें कि एरियल बात की जा रही है। एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं इस आपको, ये आप एरियल चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक, ये क्या होती है? तो देखिए, जब आपको कोई 2D बॉडी दे दी जाए, कैसी दे दी जाए? 2D बॉडी। 2D बॉडी समझते हैं सभी लोग। 2D मतलब कोई आपको एक ऐसा शेप दिया गया है जो कि मतलब जिसकी लेंथ है, जिसकी क्या है? लेंथ है, और जिसकी विड्थ है। ठीक, ऐसा कोई शेप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जिसकी लेंथ और विड्थ होती है उसका क्या होता है? उसका कुछ एरिया होता है। ठीक, तो हमने मान लिया कि इस शेप का एरिया जो है वो ए है। ये शेप किसी भी शेप में हो सकता है ना। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहें तो ये सर्कल, एक सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्लेट हो सकती है इजीली। ठीक है ना? तो ये मान लीजिए क्या है, इस पे पूरे चार्ज है, ये यहाँ पर क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड आपने मान लिया। और अब आप कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर मैं क्या लिख देता हूँ? क्यू बाई ए लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? क्यू बाई ए। तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे सर ये जो है ये भी क्या है? डेंसिटी है ना। इसको क्या कहोगे कि ये डेंसिटी है। राइट, क्यू बाई ए लिखने पर अगर आप देखें तो क्यू बाई ए क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा डेंसिटी। ठीक, कौन सी डेंसिटी है? क्योंकि ऊपर जो है वो क्यू लिखा है, तो हम यहाँ कहेंगे चार्ज डेंसिटी है। और नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में एरिया है, तो यहाँ पर इसको आप एरिया को बोल देते हैं सरफेस। क्या बोल देते हैं? तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आई बात? तो ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई यहाँ से। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट है तीसरी टाइप की चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको आप? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिखाई दे रहा है? इसी के नाम है दोनों, है ना। चलिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई 3D बॉडी हो आपके पास, क्या हो? कोई 3D बॉडी हो, और उस 3D बॉडी पे अगर हम बात करें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, 3D बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3D बॉडी पर कैसे होगा जरा वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है। क्या है मेरे पास? एक क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब आ गया, ये 3D बॉडी है। अब इसके पूरे वॉल्यूम पर हमने क्या किया? चार्ज सप्लाई कर दिया, या चार्ज यहाँ पर है ऑलरेडी। ठीक है, ये बॉडी जो है ये कैसी है? चार्ज्ड बॉडी है। इसकी पूरी वॉल्यूम पर हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार्ज है। ठीक है, तो अगर पूरी बॉडी पे चार्ज है तो ध्यान से देखिएगा, इस बॉडी के चार्ज हमने कह दिया क्यू हो गए। बॉडी का अगर वॉल्यूम की बात करें तो बॉडी का वॉल्यूम V हो गया।
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपका Q/V लिखा है, क्या लिखा है, Q/V, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डेंसिटी। आपने अभी तो बोला कि अगर हम मास बाय वॉल्यूम करते थे तो डेंसिटी कहलाती थी, अगर हम यहाँ पर Q/वॉल्यूम कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी। लेकिन कौन सी, अगेन ऊपर ये आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है चार्ज, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो आपकी जो डेफिनेशन, मतलब आपका जो नाम बन गया, ये बन गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये हो गई बात। तो ये चीज होती है हमारी अलग डिफरेंट टाइप की डेंसिटीज। अगर हमारा चार्ज, अब ये आप पूछिए कि ऐसा क्यों करते हैं हम, ये सब निकालने की क्या हमें जरूरत पड़ गई। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब आप कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ रहे थे तो आपके पास जो चार्ज था ना, चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आती ही नहीं थी। चार्ज जो था वो पॉइंट चार्ज था। कैसा था, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो पॉइंट चार्जेस थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज किसी एक सरफेस पे, किसी वॉल्यूम पर, ओवर दी बॉडी है ना, ओवर दी बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो इन तीनों चीज़ों को अगर मैं समराइज करूं तो ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपको पूरी बात क्लियर कर देगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो अलोंग दी लाइन है, कैसा है, अलोंग दी लाइन, तो उसको हम बोलते हैं वो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है तो उसको डिनोट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो याद रखना उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो उसको सिग्मा से, और जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं रो से। ये आपके तीन नोटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेंगे कि अगर हमारे पास कहीं पर सिग्मा लिख के दे दिया गया है, सिग्मा, तो समझेंगे कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर कहीं पर लैम्डा लिख के दिया मतलब वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और कहीं रो लिख कर दिया मतलब वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, लीनियर है तो ओवर दी लेंथ हो जाएगा, अगर सरफेस है तो ओवर दी एरिया हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम है तो ओवर दी वॉल्यूम हो जाएगा। ये बातें हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, अब देखिए Q/L, Q/A, Q/V, ये सब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखिए, पैरामीटर्स क्या हैं। ऐसा यूनिट की बात करें बड़ी आसान सी होती है, क्योंकि Q क्या है आपका, Q है आपका चार्ज जिसको आप कूलम बोलते हैं, L क्या है, लेंथ जिसको आप मीटर कहते हैं। तो कूलम पर मीटर किसकी यूनिट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। किसकी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कूलम पर मीटर स्क्वायर क्योंकि नीचे एरिया है, और कूलम पर वॉल्यूम क्योंकि कूलम पर मीटर क्यूब क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, ठीक। डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला बता देता हूं, ये आएगा L इनवर्स A इंटू टी, ठीक है। वैसे TA लिखना चाहिए पर AT मेरा फेवरेट वर्ड है इसलिए मैं AT लिखता हूँ, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद यहाँ बात करें हम तो L की पावर -2 ये हो जाएगा आपका A और ये आपका T। व्हाट इज द AT? AT इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर L की पावर हो जाएगी -3, देन अगेन फेवरेट AT, ठीक है ये बात। चलिए अब इसके आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ देखिए लिखा है चार्ज ऑन द एलिमेंट। अब ये क्या चीज़ लिखी है तो जरा यहाँ पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक रॉड आ गई, मेरे पास क्या आ गई है, ये एक रॉड आ गई है ना, ठीक। इस रॉड को फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक छोटा सा, वैसे तो देखा जाए तो इसके ऊपर क्या है सब जगह, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हमने जैसा बनाया भी आगे, ये इसके ऊपर पूरा क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बट मान लीजिए कि हमने इस पूरे के ऊपर Q चार्ज दिया हुआ था, इस पूरे की जो लेंथ थी वो कितनी थी, L थी। अब हम इसमें से कुछ एक एलिमेंट निकाल रहे हैं, हम एक छोटा एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक। ये एलिमेंट जो मैंने निकाला यहाँ पर अलग से, इसकी हमने कहा कि जो लेंथ है वो कितनी हो जाए, तो हम इसको बोल रहे हैं ये dx ले लिया हमने। क्या, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसकी विड्थ कितनी है, dx है। अब मुझे बताइए इस dx पर कितना चार्ज होगा, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने कहा लैम्डा, आपने क्या कहा, लैम्डा कहा, तो आपने कहा कि ये लैम्डा जो होता है इट इज़ Q/L विच इज़ यूनिफॉर्म। तो ये जो होती है ना, ये क्वांटिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, आप इसको समझ सकते हैं। ये इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप इसको समझे कांस्टेंट टाइप। क्या समझें, कांस्टेंट, कि पर यूनिट लेंथ में चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, पर यूनिट लेंथ में चार्ज सेम होंगे, ये लैम्डा इंडिकेट करता है।
तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि इस dx में कितने चार्ज होंगे, तो आप कहोगे सर dq चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? dq चार्ज। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्डा या तो मेरा q/l होगा, पर अगर मैं देखूँ कि चार्ज टोटल चार्ज नहीं लिए, एलिमेंटल चार्ज लिए, तो q क्या बन जाएगा? dq। q क्या बन जाएगा? dq। और ये लेंथ कितनी है? तो लेंथ हम या तो dl ले लें, या मैंने यहाँ पर dx ली तो आप dx भी ले सकते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एलिमेंटल चार्ज देखना है, एलिमेंटल, तो ये रहा एलिमेंटल चार्ज। अब यहाँ से dq क्या हो जाएगा? तो dq इज लैम्डा टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा। ये यहाँ पर मीनिंग था एलिमेंटल चार्ज का। किसका मीनिंग है ये? एलिमेंटल चार्ज। आप अगर छोटा चार्ज निकालना चाहते हैं कि बताइए इस छोटी सी स्पेस में कितना चार्ज आएगा, इस छोटे से ये जो है ना, ये वाला पार्ट आपने अलग किया, इसमें कितना चार्ज है बताइए। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि टोटल लेम्डा आपको पता है, लेम्डा में उस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लेंथ का जो उसकी विड्थ होगी उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पर कितने चार्ज होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है ये बात। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या होता है, लीनियर होता है, तो dq बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। इन्होंने q स्मॉल लिया, आप समझ गए होंगे। वैसे यहाँ पे अगर देखें एरिया वाइज देखो, तो एरिया वाइज देखोगे तो सिग्मा इंटू डी हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम वाइज देखोगे तो वॉल्यूम में आपको क्या मिल जाएगा? तो वॉल्यूम में आपको मिल जाएगा रो इंटू डी। ठीक है, डी क्या है? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी। अगर ये सारी बातें समझ में आ चुकी है तो आपको यहाँ से आउटकम्स क्या क्या याद रखना है। जैसे आप ये लैम्डा, सिग्मा और रो याद रखें कि लैम्डा, सिग्मा, रो क्या होते हैं। तो लैम्डा का मतलब होता है लीनियर। लैम्डा का मतलब क्या है? लीनियर। सिग्मा का मतलब क्या है? तो इसको आप सरफेस या एरियल भी बोल सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि रो का मतलब क्या है, तो इसको आप कहेंगे कि ये वॉल्यूम से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? वॉल्यूम से। ठीक, ये बात है ना। चलिए, अब इसका एक एप्लीकेशन थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये काम आ सकता है। क्या चीज़ है, थोड़ा समझते हैं इसको। आपने हेडिंग पढ़ी है। हेडिंग क्या लिखी हुई है? हेडिंग लिखी हुई है हमारे पास कि फोर्स अभी तक हम जो फोर्स पढ़ते आए थे, दैट फोर्स वॉज ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। किसके लिए था वो? पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अब पॉइंट चार्ज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। हम पॉइंट चार्ज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए। कैसे क्या करेंगे? तो चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ लिया होगा कि फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये वही वाली बात जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज अगर आपको दिया होता है, उसकी वजह से अगर किसी सिंगल चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। हमने मान लिया कि हमारे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। Q इज द टोटल चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, अलोंग द लेंथ। हमने कहा टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज L। देयर इज अ पॉइंट चार्ज Q। क्या है? हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस D फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। ठीक, उधर लेंगे तब भी यही कंडीशन आएगी, इस साइड लेंगे पॉइंट को तभी भी यही कंडीशन आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस Q ड्यू टू ऑन दिस पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर डायरेक्टली मैं आपको कह देता कि देयर इज अ चार्ज Q विच इज लोकेटेड हियर और उस पर आप आंसर निकालिए, तो आप क्या लिख देते? आप लिख देते F इक्वल्स टू K Q कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई L प्लस D का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लाइन। हम क्या करते हैं इसके लिए, हमें इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन जिन बच्चों को आता है ठीक है, अदरवाइज इंटीग्रेशन वाले वीडियोस ऑलरेडी मैंने बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ा है, आप वहाँ से देखिए। आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स में यूज़ होंगे बार बार। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास ये एक हमने छोटा सा क्या किया है, एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया है। ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि ये हमने क्या लिया है, तो ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट की लेंथ की बात की जाए, इस एलिमेंट के लेंथ की बात की जाए तो ये हमारा dx एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? dx। एक छोटा हमने एलिमेंट ले लिया जिसकी विड्थ हमने कितनी ली है, तो विड्थ है हमारी dx।
फिर हमने कहा कि ये जो एलिमेंट है ना वो टोटल अगर हम यहाँ से देखें तो पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? x पर, ही अपन मान लेते हैं अभी, ठीक है। पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या है? x है। अगर हम कहें कि इस एंड से हमारी इस d की डिस्टेंस क्या है, तो आपको पता चल रहा है कि इस एंड से हमारे चार्ज की डिस्टेंस d है। इस एंड से हमारे चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? d। और अगर मैं दूसरे एंड से देखूं, दूसरे एंड से अगर मैं देखूं यहाँ से, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी l प्लस डी। कितनी हो जाएगी? l प्लस डी। क्लियर है ये बात, है ना? ठीक है, अब जरा समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं यहां पर बोलूं एलिमेंटल, अगर मैं यहां कहता हूं कि आपका ये जो एलिमेंटल चार्ज है उसको मैं dq लिख रहा हूं, dq लिख रहा हूं ओवर द लेंथ कितनी लेंथ? dx। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको कि dq जो होगा वो हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ dx। हाँ या ना? ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अगर मुझे कहीं छोटे से एलिमेंट पर अगर क्यू निकालना होगा तो मैं कुछ इस मेथड से निकाल लूँगा। देखो dq लेमडा टाइम्स ऑफ dx, मैंने वही लिखा, dq बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ dx। ठीक, अब मुझे क्या पता है? नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है फ्रॉम कूलम्स लॉ, वो क्या होता है? फ्रॉम, अगर फोर्स पॉइंट चार्ज के बीच में लग रहा होता तो दैट इज फोर्स इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो जाता फॉर्मूला अगर किस पे लग रहा होता? अगर वो लग रहा होता किसी छोटे एलिमेंट पर। अब बात ये है कि ये एलिमेंट पर नहीं लग रहा है, सॉरी ये पॉइंट चार्ज के लिए था, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो हमारा रॉड था। तो हमने यहाँ पर छोटा सा dq निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर? dq। अब हम इस dq पे फोर्स लगाएंगे, dq और उस q के बीच में फोर्स लगाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ, यहाँ हो गया आपका dq इनटू किसके बीच में? वो पॉइंट चार्ज के बीच में, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। दोनों के बीच में x है और उसका क्या करोगे आप? स्क्वायर करोगे। तो ये आपका फोर्स आया। क्या आया? फोर्स। जो किन किन के बीच में लग रहा है? वो एक एलिमेंटल चार्ज जिसको लगभग हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, और इस पॉइंट चार्ज के बीच में। ठीक, अब जरा इसको थोड़ा आगे कैरी करते हैं। फोर्स कितना हो गया हमारा? तो फोर्स हो गया k टाइम्स ऑफ dq इंटू q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, अब अगर एलिमेंटल चार्ज है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। ठीक, मुझे करना पड़ेगा यहाँ इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि मुझे केवल इसके लिए नहीं चाहिए, मुझे किसके लिए चाहिए? मुझे पूरी लेंथ के लिए चाहिए। तो जरा ध्यान से फिर से देखना एक बार। मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि ये df 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 मिलाकर तो f बन जाएगा। क्या बन जाएगा? f। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन, आगे लिखा हुआ है k इंटू, मैं यहाँ पर q लिख देता हूँ, इंटू यहाँ मैं लिख देता हूँ dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब बात आती है लिमिट लगाने की। तो जरा ध्यान से देखिए, मुझे फोर्स यहाँ से लगाकर यहाँ तक के लिए चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी है? तो l प्लस डी है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो केवल d है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी? तो लिमिट हो जाएगी फ्रॉम d टू l प्लस डी, इतनी हो जाएगी हमारी। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जरा ध्यान से देखना, क्या इसमें k कांस्टेंट है? हम बाहर निकाल लेंगे। क्या q भी कांस्टेंट है? हम बाहर निकाल सकते हैं। बट अभी देखना, हमने यहाँ से निकाला k इंटू क्यू, और लिमिट आपकी है d से लगाकर l प्लस डी, और बचा क्या हमारे पास? dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। यार dq तो हमने कुछ निकाला था, dq इज लेमडा टाइम्स ऑफ dx। तो हमने यहाँ से कह दिया कि इसकी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो kq d से लगाकर l प्लस डी इज द लिमिट, इसकी वैल्यू हो जाएगी लेमडा टाइम्स ऑफ dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक, इसको आगे सॉल्व करें।
इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा ये, इसमें लेमडा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो लेमडा भी बाहर आ जाएगा। तो फोर्स जो होगा वो हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू, और यहाँ आपके पास आया डी से लगाकर एल प्लस डी, और ये आपका बचा डी एक्स। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि चलो एक और स्टेप लिख देंगे, x की पावर 2। इसको फिर से लिख देते हैं, लेमडा टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू डी एल प्लस डी, इसको मैंने लिखा x की पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बात है ना। सभी को इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप सीखें इंटीग्रेशन, बिल्कुल आपको आना चाहिए इसका इंटीग्रेशन। तो लेमडा टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट d से लगाकर l प्लस डी तक। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो आप ये माइनस है, माइनस को उल्टा करोगे तो अपर माइनस लोअर की जगह लोअर माइनस अपर भी पुट कर सकते हो, और माइनस गायब हो जाएगा यहाँ से। तो ये बचेगा x की 1/x, कितना बचेगा 1/x, माइनस ले लेते हैं चलो अभी थोड़ी देर के लिए, तो d से l प्लस डी। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, लेमडा के क्यू, अपर लिमिट रखोगे तो -1/l प्लस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/d। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, लिमिट पुट की है बस, अपर माइनस लोअर लगाया है, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो ये डी एल प्लस डी, चलो एलसीएम ले लेते हैं। फोर्स इक्वल्स टू करें, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो लेमडा इंटू के इंटू क्यू डी इंटू एल प्लस डी इज दी एलसीएम, इधर जाएगा तो माइनस का डी प्लस एल प्लस डी, डी से डी कैंसल आउट, तो ये बना लेमडा इंटू एल इंटू के इंटू क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डी एल प्लस डी। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आया। क्या एक बात बताइए, लेमडा इंटू एल, क्या हमारे पास ऐसा होता है लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो यहाँ से इसको लेमडा इंटू एल बराबर क्यू लिख सकते हैं, है ना, इसको आप लिख ही सकते हैं ये। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो आएगा फोर्स इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू एल प्लस सॉरी डी इंटू एल प्लस डी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आप समझ गए होंगे कि वो जो आप आंसर लिखते, आप क्या लिखते, आप लिखते के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर नहीं आता, यहाँ डिस्टेंस का जो आपका फंडा था, वो डिस्टेंस का फंडा यहाँ पर वो हो जाता है कि एल से शुरू किया था आपने, एल से ये डी से शुरू किया था डी, और ये एल प्लस डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, बाकी फॉर्मूला वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपको याद होना चाहिए, ये फाइनल आंसर आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ये बात, चलिए अच्छी बात है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मेजर कॉन्सेप्ट है, समझना है, जितना फोर्स पढ़ा है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इन जनरल हम समझते हैं, जैसे हम लोग 11th में फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। क्या होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप कहेंगे कि सर जहाँ तक, है ना, मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनिएगा, जहाँ तक हमारी अर्थ का इफेक्ट होता है। किस बात का इफेक्ट, कि जहाँ तक हमारी अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करती है ना, मतलब अर्थ जहाँ तक एक, जैसे मान लीजिए अर्थ है, सिंपल समझते हैं, ये मान लीजिए क्या है आपकी अर्थ, यहाँ पर आप हो, अर्थ आपको नीचे पुल करेगी, यहाँ पर आप हो, अर्थ आपको नीचे पुल करेगी, यहाँ पर हो, अर्थ आपको नीचे पुल करेगी, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद आपको अर्थ नीचे पुल नहीं कर रही। मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो रीजन था, ये वाला इतना, यहाँ तक तो अर्थ नीचे खींचती है, लेकिन उससे बाहर जाने पर, जिसको आप स्पेस कहते हैं, उससे बाहर जाने पर अर्थ अपना इफेक्ट नहीं देती है।
ठीक है। तो जो ये वर्ड यूज किया गया इफेक्ट, ये क्या इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, तो ये ग्रेविटेशन का इफेक्ट है। तो इसी तरीके से अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है। क्या आता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अर्थ भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए चार्ज को इमेजिन कीजिए। किसको इमेजिन कीजिए? चार्ज को। ये रहा वो चार्ज, ठीक, ये चार्ज है आपके पास, मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है। अब इसके पास में कोई दूसरा चार्ज रखा है यहाँ पर, है ना, हमने कोई दूसरा चार्ज लिया है, तो क्या करेंगे, अगर प्लस प्लस होंगे तो रिपेल करेंगे और प्लस माइनस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तब भी इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? कोई फोर्स लग रहा होगा, इसको हटा दो, है ना, तब भी हमने मान लिया इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। लेकिन यही चार्ज अगर कहीं इनफाइनाइट पे चले जाता है, मतलब बहुत दूर चले जाता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हमारे इस Q और उस Q0 के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, इसको पास में लाते जाइए। चलो, हमें नहीं पता कि अभी ये कहां पर है, अभी मान लेते हैं इनफाइनाइट पर। कहां पर है? इनफाइनाइट पर। अब इसको थोड़ा सा पास में लेकर आइए। हम Q को यहां लाए, हमने अभी भी चेक किया कि अभी भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। और भी पास में लेकर आइए, आप यहां पर रखिए, देखिए इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। आपने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और पास में आइए, देखिए इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। आपने कहा फिर भी नहीं लग रहा है सर। और पास में लेकर आइए, जैसे ही आप थोड़ा और पास आए, जैसे ही आपका Q0 यहां पहुंचा, आपने देखा इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करने लगा। आइदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, कौन सा है? नेचर डजंट मैटर यार। अब बात यह है कि अगर यहां पे फोर्स लग रहा है, यहां नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस Q का, ये जो ऑलरेडी यहां रखा हुआ था, उसका ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस दूर, इतनी दूर इस एरिया में, इस पूरे एक आपके 3D मॉडल बनेगा पूरा Q के चारों तरफ, इतनी दूर इस Q का इफेक्ट है, उससे बाहर जाने पर Q का इफेक्ट खत्म। तो ये जो एरिया आया, ये जो आपका फील्ड यहां दिखाई दे रहा है, दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पाए बात? इस फील्ड को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब देखो, मैंने आपको वही समझाया है जो ऑलमोस्ट डेफिनेशन में लिखा है, बट फिर भी ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन की लैंग्वेज उल्टी सीधी होती है, पढ़ लेते हैं, समझ जाएंगे आप। देखो, लिखा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन, है ना, एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा रीजन जहां पर इन विच देयर शुड बी अ फोर्स, हमने क्या कहा, जहां पर क्या लगे, एक फोर्स लगे, ऑन अ चार्ज ब्रॉट इनटू दैट रीजन। मतलब अगर हम किसी एक चार्ज को उस क्षेत्र में लेकर आ जाएं, एक ऐसे रीजन में लेकर आ जाए जहां उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? जो अभी समझाया उसी को यहां पर वर्ड्स में लिखा हुआ। आगे देखते हैं, whenever a charge being placed in an electric field it experiences a force। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कभी भी एक चार्ज को आप जब रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए, अब इसको अगर समझना है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपके पास रख देता हूं। जैसे हमने कहा कि ये जो है, हाँ ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि ये हमारा क्या है। मान लेते हैं कि ये हमने हमारे पास एक Q रखा हुआ था। क्या रखा हुआ है? हमारे पास एक Q रखा हुआ है सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। ये स्फीयर है ना, सर्कल मत समझना, ये सर्कल बिल्कुल नहीं है। अगर एक चार्ज रखा है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज ये है, फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज ये है, आप कहेंगे सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, तो क्यों भाई साहब यहाँ नहीं आएगा क्या? आगे थोड़ा सा देखिए, हाँ यहाँ नहीं आएगा क्या? क्या इसके पीछे नहीं आएगा क्या? यहाँ पर कहीं आएगा ना, क्योंकि ये चार्ज है। चार्ज किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना कर रहा, भेदभाव थोड़ी ना करेगा, वो तो चारों तरफ। क्या टॉप पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या बॉटम में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन हाँ, बात यह है कि वो जो डिस्टेंस है, जो रेडियस बनेगी, वो जो स्फीयर की रेडियस बनेगी वो सेम बनेगी, क्योंकि चार्ज के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बराबर डिस्टेंस पे आपको बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, बराबर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना, राइट। अगर इसके अंदर हम यहां पर कोई एक दूसरा चार्ज लाकर प्लेस कर देते हैं विच इज Q0, कौन सा? Q0, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। तो ये जो रीजन है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक यहां का रीजन, और मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कि रीजन जो है ये 3D में है। किस में है? 3D में। 2D वूडी बॉडी नहीं है, ये स्फेरिकल शेप आएगा। कैसा आएगा? ये
स्फीयर बनेगा। एक अगर आपके पास पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके आसपास स्फेरिकल शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक, अगर हम बात करें कि क्यू नॉट कौन है, तो क्यू नॉट के बारे में भी आपको एक जानकारी होना चाहिए। बार बार हमारे एक वर्ड यूज होगा हमारी फिजिक्स में जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। ये क्यू नॉट, जहां पर आपको क्यू नॉट दिखाई देगा आप समझना कि एक तो इसकी वैल्यू कैसी है, 1 है, यूनिट नेचर में कैसा है, पॉजिटिव। और ये चार्ज हम केवल एक्सपीरियंस करवाने के लिए रखते हैं, एक्चुअल में ये है नहीं, ये टेस्टिंग का चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसको हम केवल एक्सपीरियंस करने के लिए देखते हैं कि भाई साहब इनके बीच में फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये आपके पास अगर कोई एक इस रीजन में, इस फील्ड में दूसरा चार्ज रखा रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, अब आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीनिंग लगभग सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे आगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे क्योंकि हम बहुत इंटेंसिटी पूरा वर्ड नहीं बोलते हैं। या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके दो नाम याद रखें, या तो आप इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या आप इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमने किसी एक रीजन में एक चार्ज को रख दिया, किसी एक रीजन में एक चार्ज को रख दिया, तो वो जो दूसरा चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मैं आपको कहूं कि हमने एक क्यू चार्ज जो था, ये क्यू चार्ज जो था यहां पर रखा था, इसके रीजन में, इसका ये रीजन था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें किसी दूसरे चार्ज को रखा था, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा था। तो भाई साहब ये इस क्यू के रीजन में क्यू नॉट जो रखा हुआ है, तो क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो क्यू नॉट पे जितना फोर्स लगेगा, क्यू नॉट पे जितना फोर्स लगेगा वो कहलाएगा इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे थोड़ा सा यही बात ध्यान रखें कि फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नॉट जो बाहर से आया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, क्यू का। ठीक, तो यहां पर जो आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, आप क्या बोलेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसके द्वारा, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्यू नॉट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसको हम बोल देते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई, इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार काम आएगा, E बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। फोर्स पर यूनिट चार्ज, समझ गए होंगे आप, फोर्स पर यूनिट चार्ज। Thus, if a positive test charge Q naught, ये हमने कहा positive test charge Q naught experiences a force F, है ना, at a point in the electric field, then the electric field intensity E at a point is given by E बराबर F by Q naught। ठीक है, ये बात, ये इंटेंसिटी है। अब आप दोनों डेफिनेशन में से जो भी अच्छे से याद रख सकें रख लेना। अब हम इसके कुछ बेसिक बातें करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी की बात करें। यहां पर क्वांटिटी क्यों लिखा है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है। तो भाई साहब याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आप कहेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर तो इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और बिल्कुल बिना डायरेक्शन की वेक्टर क्वांटिटी होती ही कहाँ है। तो इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है, और बढ़िया सी डायरेक्शन है, वो बताने जा रहे हैं। देखिए, ये है उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर आपको प्लस क्यू दिखाई दे रहा है, माइनस क्यू दिखाई दे रहा है। हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। समझ गए, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। इसकी डायरेक्शन हमेशा देखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगी, इसकी डायरेक्शन मिलेगी प्लस से माइनस की ओर। आज के बाद ये बात भूलोगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक, चलिए, अब बात आती है इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी, तो चलिए यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगर यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट सबसे पहली जो आपको याद रखना है वो आप याद रखेंगे हमारे फॉर्मूले F बाई क्यू से। किससे याद रखेंगे, F बाई क्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम।
F बाई क्यू, क्यू का क्या मतलब होता है, F बाई क्यू का मतलब होता है न्यूटन पर कूलम। और एक आप आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर मैं आपको बता दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, है ना, ये भी होता है। और अगर आप आगे और मतलब हम इसी सेकेंड चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे, वहां पर आपका जो है ना, वहां पर भी आपकी एक यूनिट आ जाएगी। पर चलो अभी उसको उसको एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद। अभी फिलहाल में 2 ही याद रख लें आप, तो काफ़ी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ठीक है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ठीक, अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलम से बना ले, बड़ा आसानी से बन जाएगा। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम देखें तो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का होता है mLt-2। ठीक, और कूलम का क्या होता है, अभी मैंने कहा एक मेरा फेवरेट वर्ड है AT, तो ये रहा AT। इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके पास बचेगा mLt⁻³ A⁻⁻1। ठीक, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये डायमेंशनल फार्मूला। तो इतनी बातें याद रखें। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है, ये यूनिट होती है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो आपके सामने डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक, चलिए बेसिक बातें हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक और है जिसमें हमें ये बताना है कि जैसे आपने एक फॉर्मूला लिखा है ना, मैं आपको फॉर्मूला एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर आपने लिखा है उसमें आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। भाई साहब आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये लीजिए वेक्टर, और फोर्स के साथ ऑलरेडी वेक्टर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के साथ वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर बताइए, अगर ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने 2 अलग अलग केसेस लिए हैं। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन देखें, जरा ध्यान से देखना, अगर हमारे पास कहीं पर Q0 रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, Q0, और वो पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ये Q0 क्या एक्सपीरियंस करेगा। और अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज जो है वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, इसकी हमें यहाँ बात करना है। हमने कहा कि जब हमारे पास जब जो हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब ये जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही आएगा। ठीक है ये बात। लेकिन अगर मान लीजिए चार्ज नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाती है। मतलब इसका जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, वैसे भी आप ये बात जानते हैं कि हम अगर लिखें यहाँ पर तो हम लिखेंगे E बराबर F/Q0। ये वेक्टर, तो ये भी वेक्टर पॉजिटिव है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, E वेक्टर बराबर F वेक्टर डिवाइडेड बाई -Q0। ठीक, तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। दोनों लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों स्टार मार्क करके याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ठीक, चलिए अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगेन वही डायग्राम बनाकर हम समझते हैं थोड़ा सा हमारा डायग्राम के थ्रू, कि मान लीजिए ये आपका एक देखो हमारे पास यहाँ पर एक रखा हुआ है चार्ज। क्या रखा हुआ है, चार्ज। हमने कहा ये रहा Q। हम एक दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं जो कि कहीं यहाँ रखा हुआ है, दैट इज Q0। ठीक, और इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो है R। कितनी है, R। क्लियर, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल डिराइव करके आपको डायरेक्टली बता देता हूं। ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। पीछे अपने वीडियो इसमें आपने स्लाइड में देखा था, ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन है, तो ये है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
ठीक है ये बात, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक, अब ध्यान देना, अगर मैं यहां से कहूं आप लोगों को कि द फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 बाय कूलम कितना लगेगा? कूलम अगर फोर्स लगा रहा है तो कितना लगेगा? फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कूलम फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया? ये कूलम फोर्स हो गया। ठीक, इसको मार्क करके रख दीजिए। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, वहीं अगर हम बात करें हमारा, एक सेकेंड, हाँ, वहीं हम बात करें कि एक द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय Q0 in an electric field, ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। क्या था ये? इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इससे कितना फोर्स लगेगा Q0 पे? तो आप कहेंगे फोर्स जो लगेगा वो लगेगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? तो फोर्स डिवाइडेड बाय Q0। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने यही देखा कि एक जो फोर्स होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? फोर्स बाय कूलम चार्ज, तो फोर्स बाय चार्ज लिख दिया। ठीक, ये आपकी दोनों चीजें हो गई। अब आप ये दोनों को मर्ज करके, है ना, आप इसको कहिए कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको आप कहिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इन दोनों को मर्ज करके क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 आपकी क्या बोलती थी? देखिए एक चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 का LHS भी फोर्स है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स इतना लग रहा है, और इनको भी अगर थोड़ा सा क्लियर आउट करें, आप थोड़ा सा देखो तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि फोर्स बराबर जो होगा वो E टाइम्स ऑफ Q0 हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्लियर, फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो E टाइम्स ऑफ Q0। तो दोनों का LHS फोर्स हो गया, RHS को बराबर कर देते हैं। तो RHS बराबर करेंगे तो यहाँ से आएगा E बराबर, चलिए E भी नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे Q0 इंटू E इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा E बराबर K टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आपने क्या निकाला? E बराबर F बाई Q। एक फॉर्मूला आपने निकाला E बराबर F बाई Q, दूसरा फॉर्मूला आता है E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the electric field due to a point charge Q at distance R। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। किसके द्वारा? ये जो Q है इसके द्वारा। अब एक और बात यहां पर आती है, वो भी पढ़ लेते हैं। चलिए, कि ये जो आपने लिखा ये तो स्केलर फॉर्म था। ये कैसा था? स्केलर फॉर्म। अगर मुझे चाहिए वेक्टर फॉर्म, है ना, मुझे क्या चाहिए? वेक्टर फॉर्म चाहिए। ठीक, तो मैं यहां बोल रहा हूं कि सुनिएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म लिखना है। अब वेक्टर फॉर्म आप लोग सब जानते होंगे कि अगर मेरे पास ये E लिखा हुआ है विच इज KQ बाय R स्क्वायर। ठीक, ये अगर लिखा हुआ, इसको मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो मैं यहां पर कर सकता हूं एक यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, जिससे ये वेक्टर बन जाए।
जिससे ये क्या बन जाए, वेक्टर बन जाए। ये बात आप जानते हैं, ये मैं पहले आपको फोर्स में पढ़ा चुका हूँ कि अगर कभी हमें कोई वेक्टर फॉर्म लिखना होता है, बनाना होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप क्या कर दो, आर कैप का मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली ये आपका क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है, चलो मैं इसको एक बार फिर से आर कैप का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो एक और तरीका है लिखने का, विच इज E इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर ना करके मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आर वेक्टर का, जिससे ये क्या बन जाएगा, वेक्टर, और यहाँ पर पावर हो जाएगी 3। अगेन आपका ये भी जो है ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये दोनों आपके वेक्टर फॉर्म है। ठीक, मैंने आपको ये फोर्स में समझाया था, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात ये नहीं है। इन दोनों की अगर आप यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम ही इनकी यूनिट होगी, न्यूटन पर कूलम इनकी क्या होगी, यूनिट। ठीक है क्या ये बात, ये वेक्टर फॉर्म बन गए। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे। ओके, अब अगर हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ लिया, हमने फोर्स कितना होता वो पढ़ लिया, अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, मतलब एक से ज़्यादा चार्ज अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्ज हैं, नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, तब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसी को आप दो तरीके से बोलते हैं, एक आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, और दूसरा बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगेन किसके लिए, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, थोड़े टाइम पहले आपने फोर्स के लिए पढ़ा था। तो लेट अस कंसीडर कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है Q1, यहां पर रखा हुआ है Q2, है ना, यहां पर कहीं रखा हुआ है Q3, ठीक, यहां पर कहीं रखा हुआ है Q4, और इन सब के कारण यहां पर एक पॉइंट है P पॉइंट। इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले इनको देखा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक, इन सब की क्या कर लूंगा, मैं डिस्टेंस देख लूंगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लूंगा मैं। कितनी डिस्टेंस ले, तो चलिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 1 है तो हमने बोल दिया R1P, ये 2 है तो इसको बोल दिया R2P, ये 3 है तो इसको बोल दिया R3P, एंड इट इज R4P। ठीक, डिस्टेंस ले ली। अब हमें क्या करना है, और भी हो सकते हैं ना, ऐसा Q5 Q6 और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चार्जेस और हो सकते हैं आपके, कितने भी हो सकते हैं। तो हमने लिखा, मैं इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। द इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P due to सिस्टम ऑफ चार्जेस लिख देते हैं, दैट इज हमारे पास अभी कौन कौन है, Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड Q4, है ना, इज दी वेक्टर सम। हम क्या बोलेंगे अगेन, वेक्टर सम। ये मैं आपको पिछले बार भी समझाया था जब हम फोर्स का पढ़ रहे थे कि ये वेक्टर सम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, वेक्टर सम। क्यों वेक्टर सम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें यहाँ लेना पड़ता है वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज ऑन पॉइंट P। ठीक है ये बात, है ना। तो अब इसको अगर लिखें तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल ऑन P वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज ऑन P, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे आप P1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू 2 चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू 3rd चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू 4th चार्ज एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए
तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही हम थोड़ा सा वर्जन लिख दें, अगर कैसे लिखेंगे देखना, ई नेट या ई टोटल जो लिखोगे आप वो कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो के Q1 बाय आर P1 का स्क्वायर इंटू R1 P1 का वेक्टर फॉर्म। समझ गए? ये एक चीज लिखी आपने, ये किसके लिए लिखा, ये पहले चार्ज की वजह से लिखा, फिर दूसरे चार्ज की वजह से भी लिखना पड़ेगा, सेकंड चार्ज की वजह से भी, ये पहले चार्ज की वजह से हो गया। दूसरे चार्ज की वजह से लिखोगे तो लिखोगे के Q2 डिवाइडेड बाई आर P2 है ना का स्क्वायर इंटू आर P2 का वेक्टर, यूनिट वेक्टर। फिर आप किसके लिए लिखोगे, थर्ड चार्ज के लिए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको अगर मैं समराइज करना चाहूं तो मैं यहां लिख रहा हूं EP वेक्टर इज इक्वल्स टू सम ऑफ, खैर वेक्टर सम लेना है लेकिन मैं यहाँ पे सम ऑफ लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, चलो वेक्टर फॉर्म नहीं लिखता, नॉर्मल फॉर्म लिख देता हूँ। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ 1 से लगाकर n तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिखा k इंटू क्यू इंटू आई डिवाइडेड बाई r इंटू पी पॉइंट पे निकालना है इंटू आई का स्क्वायर इंटू, बस अगर मैं वेक्टर फॉर्म ना लिखकर स्केलर फॉर्म लिखूं तो क्या लिखूं, स्केलर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म में यही होगा। सभी का वो निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए स्केलर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो फिर उस वेक्टर फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ई पी पर अगर निकालना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा समेशन में, इसलिए वो बना रहा हूँ बार बार कि सम करना है मुझे, कहाँ से कहाँ तक, जितने भी n नंबर ऑफ चार्ज दिए, तो k q i डिवाइडेड बाई r p i का स्क्वायर इंटू r का कैप p i। ठीक, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। करना वेक्टर फॉर्म में ही है ना, किस तरीके से करोगे, वेक्टर फॉर्म में ही करना, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन नहीं आएगी, है ना, तो यहां पर आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन मिलती, और ये हमें जरूरी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकालें उसकी क्या हो, डायरेक्शन भी अवेलेबल हो। ठीक है, ये बात समझ में आया है ना। तो ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा उसकी बात करते हैं कि हमारी जो पहली चीज़, तो हमने एक थोड़ा सा डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ा कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, है ना, कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है। देन हमने पढ़ा उसका एक टेबल फॉर्म में। फिर हमारे पास आता है कि अगर मान लीजिए एक कोई हमें ऐसा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है तो उससे कितना आपका फोर्स निकलेगा, है ना, ये फोर्स कितना आएगा, तो ये आपने आंसर लिख दिया है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फॉर्मूला याद रखें, यहाँ ये बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है वो ध्यान रखें। फिर हमारा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर देखें तो कितना फोर्स कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा पॉइंट चार्ज के लिए। फिर हमने देखा कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज दे दिए गए हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज दिए, नंबर ऑफ चार्जेस, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमने कहा हमारा आंसर ये आता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक हो गया। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल वगैरह लेकर आऊँगा, फिर इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।